एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग अपनी इन्फ्लेशन की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेशन क्या होती है। ये जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है ना दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टाइप्स जो इकोनॉमिस्ट ने रखे हुए हैं या फिर जो माना जाता है इकोनॉमी के डोमेन में कि इन्फ्लेशन के अलग अलग प्रकार हैं, वो ना रेट वाइज माने जाते हैं। ये रेट वाइज का मतलब क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस, यानी कि मुझे एक बात बताओ आशिमा, जो चीज़ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। आशिमा, हमारे घर के पास शनि बाजार लगता है, सैटरडे मार्केट। मम्मी बताती होंगी कि जब वो दिल्ली आई थी तो छोले भटूरे किस रेट के मिलते थे और आज क्या रेट है ना। एक टाइम पे मान लो कि छोले भटूरे की कीमत 5 रुपये प्लेट थी, आज वो बढ़कर लगभग कितनी मिलती है, 30-40 रुपये प्लेट मिलती है। ठीक है, छोले भटूरे ही हैं। वही पर्सन लगा रहे हैं जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लगा रहे थे वहां पर दुकानें, है ना। लेकिन प्राइसेस बढ़े हैं। मुझे ये जानना है आशिम आपसे, ये छोले भटूरे वालों ने प्राइसेस क्यों बढ़ाए? तुम्हें देखकर या तुम्हारी मम्मी को देखकर? नहीं, जीडीपी को देखकर नहीं, करेक्टली मतलब क्यों बढ़ाए होंगे यार मतलब छोले भटूरे वालों ने प्राइसेस? एक मिनट, नहीं तो उनको इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उनको कैसे पता शाइनी के मतलब ये डिमांड, नहीं डिमांड ठीक सेम ही है। ये उपल परिवार है जो आशिमा के उतने ही भटूरे खा रहा है शुरू से जितने पहले खाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है अर्पित, मतलब आप आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हो। लेकिन 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 छोले भटूरे वालों को शायद ये कैसे पता है कि 40 रुपए की प्लेट खा लेगी आशिमा? पहले तो पाँच के पहले तो उसके घर वाले 5 में भी खाते थे। हाँ नहीं, उतना तो आता है, लेकिन उसको कैसे पता छोले भटूरे वालों को कि 20 साल के अंदर अंदर जो हमने 5 रुपए से 40 रुपए कर दिए, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं ना कि 9 गुना कीमत बढ़ गई। लेकिन ये चीज़ कैसे पता आशिमा उनको? किसने बताया उनको पता आशिमा ये वाला राज कि तुम अफोर्ड कर सकते हो 40 रुपए के छोले भटूरे? वेरी गुड। तो बार बार एक वर्ड को मत बोलो, मैं इसलिए बार बार ये एम्फोसाइज कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन का टॉपिक मेंस आंसर राइटिंग में भी आ सकता है। मीन्स के कंटेक्स्ट में परचेजिंग पावर बढ़ गई, शायद ऐसा बोलो। और जब परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है अर्पित? अल्टीमेटली लोगों की क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई। वेरी गुड, क्षमता बढ़ गई खरीदने की। अब देखो बात करते हैं, एक तो होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब ऐसी जो क्या कहते हैं उसको, रेंगते रेंगते जो कोई चीज़ बढ़ती है ना, उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये जो ये जो फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन है ना, अगर आप बस इसको ऐसे समझ जाओ, काइंड ऑफ एक बर्थ से लेकर एडल्टहुड के फेज तक, बच्चा, एक नवजान बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट से लेकर एडोलेसेंट की एज से आगे जाती हुई, अगर आप इसको समझ जाओ ना, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आशमा, पहले दिन ही भागने लगी थी क्या तू मम्मी के बेड से निकलते ही? है ना, कि बताओ कहाँ कौन से लड़के से मिलना है? नहीं ना। रेंगते हैं शुरू में बच्चे, घुटनों के बल चलते हैं ना। क्या घुटनों के बल पे चलकर क्या कोई बच्चा या कोई भी इंसान कुछ बहुत महान रेस अचीव कर सकता है, या उसका खुद बहुत मेजर इम्पैक्ट है? बताओ। नहीं ना। अगर वो चलते हुए भी जैसे दिख रहा है घुटनों के बल, क्या उससे कोई बहुत खुश या कोई बहुत इम्पैक्टफुल इवेंट होने वाला है फैमिली के अंदर? या जब वो प्रॉपर पैरों पे चल के दिखाए, फर्क कब पड़ेगा फैमिली को? घुटनों पे चल रहा है तो कुछ फर्क है क्या रेंग रहा है अगर बच्चा तो? कभी सुना है कि खुश हो रहा है लोग हमारा बच्चा रेंगना सीख गया? मासियों को कॉल या रिश्तेदारों को कॉल कब जाता है? हमारा बच्चा
खड़ा होना या वॉक करना सीख गया, राइट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, बहुत कम इन्फ्लेशन है। अब मैं यहां पर एक चीज़ के लिए रोकना चाहूंगा ज़रा, इसमें अगर ये बहुत कम इन्फ्लेशन है, अगर ये बोला जा रहा है, तो फिर ये बहुत कम क्यों है, किस लिहाज से, मतलब अर्पित हम क्या पैरामीटर इसके अंदर देख रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, क्यों कम है? कुछ पैरामीटर तो होगा ना, कंपैरेटिव पैरामीटर। क्या है वो कंपैरेटिव पैरामीटर? ये क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी में लोगों के पास क्या है? परचेजिंग पावर, और उतनी कीमतें बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज की क्या नहीं हुई है, बड़ी नहीं है। समझ में आया? यहां पर आगे बढ़ू मैं इतना, बताओ आगे बढ़ू। इन दिस जो रेट है ना जनरल प्राइस राइज का, अब ये जनरल प्राइजेस किसकी बात हो रही है यहां पर? यहां पर जनरल प्राइस किसकी बात हो रही है शाइनी? जनरल गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं? एवरीडे यूज के होते हैं। क्या उसमें कुछ लग्जूरियस आइटम आ सकते हैं? कुछ, थोड़े से। अरे तू से डाल दो ना मेरे कहने पे, नहीं हो सकते, ठीक है। मेरे कहने पे क्या, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट थोड़ी ना बदल देंगे मेरे प्यार से, ठीक है। तो इट इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, जिसके अंदर बात होती है कि इन्फ्लेशन की दरें ज़्यादा बढ़ी नहीं है when it comes to the context of general rise in prices of daily use goods and services, क्योंकि जनरल गुड्स दोस्तों वही चीज़ें होती हैं, वही सर्विसेज होती हैं जो कि लग्जूरियस ना हो, रोज़मर्रा के जीवन में काम आए, ठीक है। और ये जनरली वेरी करती है फ्रॉम 2% टू 3%। अब मैं आपको एक गेम समझाता हूँ। क्या गेम? यूपीएससी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गया है, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हुए ना लोगों के पेट में ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। वो इस वजह से क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछ रखी है कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रिपरेशन में सुन रखा है, अप्लाई करना नहीं जानते हैं कि राइट ऑप्शन तक कैसे पहुंचा जाए, राइट आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। अब मैं आपको एक गेम समझाता हूँ, गेम समझना क्या है। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ये तो अभी हम टॉपिक खत्म कर ही लेंगे अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने इस साल का इकोनॉमिक सर्वे एक आंकड़ा ये दे कि साल 2022 में इन्फ्लेशन इतनी इतनी रही है, एबीसी परसेंटेज रही है, हमें नहीं पता क्या आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, रही है चारों क्वार्टर्स को मिलाकर जो भी है, मतलब इतनी रही है। इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी चारों क्वार्टर्स का रिजल्ट पेश नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जनरली 3 क्वार्टर का तो दे ही देता है वो, जनवरी टू मार्च, उसके बाद जून तक, सितंबर तक, हाँ सितंबर तक, जनवरी टू सितंबर तक दे देता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बाद में अगर कंपाइल हो जाता है तो डाल देता है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हमें पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन की दरें कितनी रही हैं। ओके, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग ये पता लगे कि साल 2021 की कंपैरिजन में इन्फ्लेशन जो है वो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत पैनी नजरों से इस चीज को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, 2 से 3% ही बढ़ी है, तो यूपीएससी कभी इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि इकोनॉमिक्स के जो इन्फ्लेशन है वह कितनी बढ़ी है। वो ये पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली हैज रिवील्ड दैट एज कंपेयर टू द annual financial year of 2021, the 2022 year revealed that inflation has risen by 2 to 2.5% till the third quarter of 2022। वो पूछेगा विच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस, क्या आंसर होगा उसका? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर वो बोले ये हमें डेटा रिवील हो कि 3% तक इन्फ्लेशन की दरें बढ़ी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रीपिंग प्लस वॉकिंग इन्फ्लेशन,
अभी हम देखेंगे इसको। वो इसलिए होगा दोस्तों, यूपीएससी क्या करेगा शाइनी, फिर वो वॉकिंग इन्फ्लेशन या क्रीपिंग को साथ में नहीं डालेगा, डालने होंगे तो डाल देगा, लेकिन वो जानता है क्या करना है डाल के। बच्चों की प्रिपरेशन तो इतनी भी नहीं है कि उनको क्रीपिंग इन्फ्लेशन जैसा वर्ड बताओ। इसलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम लेवल के आ रहे हैं, एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन बहुत कम लेवल के आ रहे हैं। फायदा सिर्फ आपका यही उठाया जा रहा है कि आपको ये चीज भ्रमित करवाई जा रही है कि ये फलानी चीज बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आई है, और आपको इसमें थोड़ा सा सोचना था तो आप ये कर जाते। कैसे? अब अर्पित एक बार बताओ, मैंने लाइफ प्रूफ करके दिखाई ना ये वाली चीज अभी, एक बार बताना जरा अर्पित, अगर आप भी क्वेश्चन क्वेश्चन मेकर हो, आपको बोला जाए कि बच्चों को ट्रैप करना है क्योंकि तुम्हें सिर्फ 15,000 बच्चों को ही मेंस में पहुंचवाना है और 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बना कर दो हमें अर्पित। अगर आपको ये बोले, अगर आप यूपीएससी के मेंबर हो तो अर्पित आप ये इकोनॉमिक सर्वे से ये वाला फैक्ट उठाकर, ये बुक उठाकर स्टैटिक से जोड़नी दोगे इस चीज को, बताना जरा। और क्या ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है आज, मैं बताना जरा कि मनगढ़ंत क्वेश्चन बनाया मैंने, ये वाला नहीं बन सकता ये वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए, है ना। ये चीज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें गेम समझ में आ रहा है आपको कि हमें किस लेवल से सोचना है अर्पित, ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बनाने वाले की नजरिया समझ में आ रहा है, उसकी पैनी नजर चील जैसी निगाह समझ में आ रही है अर्पित। यही है, इसलिए क्लासेस को बिल्कुल स्मूथली तरीके से देखें, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं। जितने बार हो सके, जितनी बार बुक और पीडीएफ की तरफ और लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे लवासना पहुंचने के। बिल्कुल टफ नहीं है गेम, बिल्कुल टफ नहीं है। और एक बारी अगर ऐसे सब्जेक्ट्स पे अगर मेहनत कर ली, आई कैन अश्योर यू, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में फिर दोबारा देखना नहीं है। मेंस में आप आराम से मेंस 365 पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, और दिन में 5 से 6 आंसर लिख लीजिए, मोर देन ना, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। इफ दिस रेट और राइज इन प्राइजेस कंटिन्यूड, अगर ये फिर भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर द इकोनॉमी। कीवर्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर। आशमा मुझे जनरली एक बात बताना जरा, अगर कोई एग्जाम में बैठा है और उसके सामने इन्फ्लेशन वर्ड आ जाए, आगे पीछे क्या नाम लिखा उसके, क्रीपिंग, वॉकिंग, गलोपिंग, हटाओ ये सारे नाम, वो इन्फ्लेशन को देखते हुए कभी भी उसके साथ गुड वर्ड जोड़कर सही करेगा क्या उस स्टेटमेंट को कि दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी? नहीं ना। अब समझ गए ना कि लॉजिक हमेशा काम नहीं कर सकते। आज में चीज शो करती है ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, है ना। अगर ये रेट और राइज कंटिन्यू रहता है, और इस लाइन को तो देखते हुए वैसे भी शायनी किसी की दम नहीं होगी कि भाई राइज इन प्राइजेस आर कंटिन्यूड, दिस इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर द इकोनॉमी। बताओ शायनी, कोई करेगा क्या, हिम्मत करेगा क्या इसको सही मार्क करने की इस लाइन को? इफ दिस रेट और राइज इन प्राइजेस कंटिन्यूड देन इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, दे मेक रीजनेबल प्रॉफिट्स, जो कि उनको एनकरेज करता है कि वो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो और फिर होता क्या है, जो इकोनॉमी का जो इंजन है ना, ये इन्वेस्टमेंट फ्यूल की तरह आती है, और ये इकोनॉमी का इंजन और ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है। और अब आप कहोगे ये क्या बढ़ता चला जाए? देखो बढ़ता चला जाए, लेकिन ये चीज़ ना रोटेट होनी चाहिए 2 to 3% या 3% के कुछ इक्का दुक्का ऊपर नीचे नीचे। क्यों? उससे ज्यादा नहीं, वरने क्रीपिंग नहीं रह जाएगी इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग इसलिए है बिकॉज दिस इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल। क्या आशमा एक गेम समझ में आया इससे? सिर्फ इसी से, एक ही टॉपिक से, सिर्फ क्रीपिंग इन्फ्लेशन से कम 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप सोचो, अगर सोच के देखो तो बताओ। स्टेटमेंट बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड, एक एक वर्ड को पकड़ते हुए, मैनेजेबल को पकड़ते हुए, गुड को पकड़ते हुए कि इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ये इन्फ्लेशन इंकरेज करती है कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बताओ, नहीं बनाए जा सकते? तो ये चीज है, दिस इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, क्या ये वाली चीज अर्पित समझ में आई अच्छी तरीके से? पक्का अर्पित, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? मिसबा या
शाइनी, सुगंधा, किसी को भी। बिस में हम आगे बढ़े तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, बिस में क्या सीखा इस इन्फ्लेशन से? ये इन्फ्लेशन अच्छी है, बुरी है, क्या है? कैसी इन्फ्लेशन ये? अर्पित, कैसी है इन्फ्लेशन ये? अच्छी है। अर्पित, मान लो कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेल मी विच इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड एज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, क्या बोलोगे? क्रीपिंग, यही वाली नहीं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। क्यों क्यों अच्छी? कोई बात नहीं, नहीं वो तो मैंने जानबूझ के ऐसा कर रखा है, इसलिए कर रखा है ऐसा कि दिखे ना। क्यों अच्छी मानी जाती है ऐसा? ईशा, क्यों अच्छी मानी जाती है वाली इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तो अपने आप में ही शाइनी महंगाई है ना, टर्म है ना। लेकिन फिर भी ईशा बताओ क्यों अच्छी मानी जाती है? मैनेजेबल है। और क्या रीजन इसके शाइनी? अपने प्रॉफिट मिल जाते हैं, इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है फिर और ज़्यादा, और वो साइकिल घुमाते हैं, फिर वो इकोनॉमी की इंजन घूमता है इकोनॉमी का, है ना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है ना अर्पित, बताओ। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी में, उससे क्या क्रिएट होती है? हाँ, और इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स आते हैं नए, है ना। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है, मान लो कि आशमा, आपके पास लगभग मान लो कि कहीं से 3,000 करोड़ रुपए आ गए, आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो बनवाओगे ना आशिमा। पीजीज बनवाओगे, मकान बनवाओगे, किसी ना किसी चीज में तो इन्वेस्ट करोगे ना, जहां से बैठा बिठाए पैसा आपका इसका बनता रहे लाइफ टाइम, बताओ। है ना। तो इन्वेस्टमेंट से आप क्या क्रिएट कर रहे हो? और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि आप जो भी चीज खुलवाओगे बनवाओगे, क्या उसकी वजह से किसी ना किसी को रोजगार मिलेगा? क्या इन्वेस्टमेंट अर्पित जॉब्स क्रिएट करती हैं इकोनॉमी के अंदर? है ना। तो शाइनी, सब लोग, ईशा, यहां पर एक एक बात ऐड कर लेना अपने अपने सोर्सेज के अंदर, विच इंकरेजेस देम टू इन्वेस्ट मोर, प्लस विच क्रिएट्स फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये लाइन प्लीज पक्का से ऐड कर लेना, अभी लिख लो इसको कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये देखा है कि जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स हैं, ये इन्फ्लेशन इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि उनको रीजनेबल प्रॉफिट्स मिलते हैं। प्रॉफिट्स वो अपने, जैसे आशमा के पास अभी हमने डिस्कस करा कि 3,000 करोड़ रुपए कहीं से आए। अब ये 3,000 करोड़ मान लो कि इस केस के अंदर देश में सारे प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के एक पर्टिकुलर रीजन के हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टिंग क्रिएट्स, ये क्रिएट्स लिखा हुआ है सुगंधा, विच क्रिएट्स फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। क्या इस चीज में किसी को भी कोई डिस्प्यूट है या किंतु परंतु है? बताओ, एनीवन? आगे बढ़े हम। ठीक है, दूसरी तरह की इन्फ्लेशन में पढ़ते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया, क्या करेगा आज में बड़ा बच्चा? मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट घुटने पे था, रेंग रेंग के चलना सीख, रेंग 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 रहा था। अब क्या करेगा? चलना सीख रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रोलिंग इन्फ्लेशन, नाम है इसका। जब प्राइजेस की रेट जो बढ़ते जा रहे हैं प्राइजेस इकोनॉमी के अंदर, उसके जो रेट है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। इसका मतलब अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में ये वाला वर्ड आता है, क्या? मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं उसको, देखो ध्यान से। इट इज मैनेजेबल, तो यानी कि जब ये रेट जो है ये और ज्यादा बढ़ गया है, मोर हो गया, मोर उससे ज्यादा हो गया है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मैनेजेबल से थोड़ा सा दायरे से बाहर निकलता चला जा रहा है अर्पित? कह सकते हैं। उसके लिए हमें इसकी शाइनी लक्ष्मण रेखा देखनी पड़ेगी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन की लक्ष्मण रेखा कितनी सी? 2 से 3%। इसकी कितनी है? 3 से 10%।
और इसको नाम दिया जाता है या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन कह लो या वॉकिंग इन्फ्लेशन कह लो। दिस इन्फ्लेशन मस्ट बी टेकन सीरियसली, क्योंकि जब चीजें मैनेजेबल ना हो पाए, घर खर्ची मैनेजेबल ना हो पाए, देश को चलाना मैनेजेबल ना हो पाए, तो आशमा क्या ये रिलैक्स करने का टाइम होता है? नहीं ना। बिकॉज दिस इज अ वार्निंग, दिस इज द वार्निंग कि ये जो इन्फ्लेशन का बबल है, बबल याद है मैंने पहले लेक्चर के अंदर जो आपको बबल बनवाया, ये बबल बनने लगेगा और ये बैलून बड़ा ही होता चलेगा। यहां पर एक दिक्कत है, अब ये जो बैलून फूलना स्टार्ट हुआ है ना, बैलून को फुलाने का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता है अर्पित? कि बैलून को सिर्फ आप तब तक ही फुला सकते हो जब तक वो सहन कर सके, उसके बाद क्या होगा? फट जाएगा। तो यहां पर ये जो इन्फ्लेशन का बैलून है, ये गैलोप होता चलेगा, ये मोटा होता चलेगा, इसके अंदर चबीनेस आती चलेगी। और ये इन्फ्लेशन फिर बच्चा वॉक कर रहा था ना अभी तक, अगले अगले अगली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हम देखने ही वाले। वैसे इसको चाहे रनिंग इन्फ्लेशन कह लो चाहे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कह लो, अगर ये चेक नहीं हुई ना तो इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है। यानी कि इससे एक चीज मैं और सिखाना चाहता हूं, जो कि मैं आराम आराम से इतना इस टॉपिक के अंदर चल रहा हूं। क्या सिखाना चाहता हूं भाई साहब? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपको इसको ऑर्डर वाइज याद करना है, इसलिए मैंने बच्चे की कहानी ली आपको, ये बर्थ से एडल्टहुड तक और इन्फेंट से एडोलेसेंट, कुछ भी कह लो, क्योंकि ये सारे के सारे रेट 2 to 3%, 3 to 10%, ये क्रीपिंग वॉकिंग, ये सब कुछ अगर ऑर्डर में याद हो ना और वॉकिंग को चेक ना करा जाए तो वो गैलोपिंग बन जाएगा, जिस पे हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ये अगर आपको ऑर्डर में याद ना हो ना तो ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए स्मूथ तरीके से इसको लर्न करना, आराम से जितने बार हो सके उतने बार 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 देखते रहना इस चीज़ को, और इसमें अपना बैकलॉग ना कर लेना कृपया करके। मैं ये नहीं कह रहा टफ है, लेकिन फिर पुरानी चीज़ों के साथ और आने वाले जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, बजट आएगा, इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिर दिमाग ना पूरा इकोनॉमी इकोनॉमी में घूमता रह जाएगा। फिर आपको लगेगा प्रिपरेशन सिर्फ आधी अधूरी सिर्फ इकोनॉमी की वजह से है हमारी। आप तो ये सोच के देखो कि फिर भी आप इतना डेप्थ में जाकर आराम आराम से पढ़ रहे हो। लोग तो टच नहीं करते सब्जेक्ट को, जो टच करते भी है तो सोर्सेज गलत उठाते हैं। उसके बाद बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। गैलोपिंग मतलब क्या है? अब ये बच्चा कैसा हो गया है अर्पित, ये माँ बाप का लाड़ ला रहा है, चलना सीखा तो माँ बाप इसको ठुसवाते रहे ठुसवाते रहे ठुसवाते रहे। अब ये बच्चा कैसा हो गया है? मोटू सा। जब इन्फ्लेशन की दरें 10% से ज्यादा हो जाए और लगभग 50% तक पहुंच जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर हॉपिंग इन्फ्लेशन। कूद कूद के इन्फ्लेशन आगे ऐसे बढ़ रही है, हॉपिंग। कि यहां से 10% से लेकर 50% तक। ठीक है। इस इन्फ्लेशन की वजह से जो बिजनेसेस और जो एम्प्लॉयज की जो इनकम होती है वो इतनी नहीं होती है कि वो मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो कॉस्ट है, जो उनके प्राइजेस हैं, उनके साथ मैच कर पाए। उनके साथ मैच नहीं हो पाती है वो। इट कैनॉट कीप अप विद द कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ जनरल कमोडिटीज एंड जनरल सर्विसेज। अब क्या होता है, बाहर के लोग जब ये देखते हैं कि इस इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होने लगी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन ही वो इन्फ्लेशन होती है जो हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकती है। और इन्वेस्टमेंट का हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसके अंदर ये कंसेप्ट वहां अप्लाई होकर काम आ जाएगा आपके। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये वो इन्फ्लेशन है जो कि 10 से 50% तक रहती है,
नाम है इसके गैलोपिंग, हॉपिंग और रनिंग। इसकी वजह से बिजनेस और एम्प्लॉयज की इनकम इतनी हो ही नहीं पा रही है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला सकें, फैक्ट्री ओनर्स फैक्ट्रीज को चला सकें, इंडस्ट्री ओनर इंडस्ट्रीज को चला सकें, जो कहीं पर काम भी कर रहे हैं सैलरी वगैरह, तो बाजार में चीजें इतनी महंगी कि उनको ऐसा लग रहा है ये सैलरी नहीं है, भीख है ये। और बाद में जब इतने अनफेवरेबल सिचुएशन को, इतने भिखमंगेपन को कोई फॉरेन इन्वेस्टर देखता है, तो हमारे देश में एफडीआई का इन्फ्लो रुक जाता है इस प्रकार की इन्फ्लेशन की वजह से। किसी भी देश में रुक जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं शाइनी, वॉकिंग इन्फ्लेशन से लेकर गैलोपिंग इन्फ्लेशन तक अगर देश में चीजें चेक ना करी जाएं, तो दिस कैन इनवाइट बिस में आर्टिकल 360 इंडिया की अगर बात करें तो। बताओ। तो यहां पर ऐड कर लेना एक लाइन, इफ रिमेन्ड अनचेक्ड, फटाफट लिख लो उसको। इफ रिमेन्ड अनचेक्ड, अनचेक्ड सॉरी, चेक नहीं, अनचेक्ड, this kind of inflation can lead to unstable political economic situation in the form of financial emergency under article 360 in इंडिया। इंडिया के अंदर क्योंकि आर्टिकल 360 यूज होता है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है तो कहीं भी लग सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ रिमेन अनचेक्ड, अगर इस तरह की इन्फ्लेशन को, महंगाई को देखा ना जाए, तो दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन कैन लीड टू अनस्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ठीक है। एंड एक और चीज, दूसरा, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, सच इन्फ्लेशन कैन पुश many people of the country below poverty line for long period of time, beyond recovery। तीसरा, it can lead to situation of strikes or disputes and conflicts with the government and एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एंड में लिख लेना एक कंक्लूजन, इट विल अल्टीमेटली result into situation of the economy turning from
bad to worse, and economy can collapse. An economy can collapse. ये चीज समझ में आई आपको? बताओ, कोई भी डाउट? नहीं ना? अब ये जो पॉइंट्स लिखवाए ना मैंने ऊपर, दीज ऑल वाइट पॉइंट्स आर कॉमन फॉर दिस ऑल्सो, हाइपर इन्फ्लेशन, सेम चीज है। तो दोबारा अपनी नोटबुक में ऊपर वाले पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, ठीक है? मैं हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ूं क्या? बताओ, अगर ये तीनों इन्फ्लेशन समझ में आई हो, क्रीपिंग, वॉकिंग और गैलोपिंग, जल्दी बताओ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथी प्रकार की इन्फ्लेशन के बारे में, विच इज हाइपर इन्फ्लेशन। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म की इन्फ्लेशन होती है जहां पर प्राइस ना बहुत ही ज्यादा तेजी के रेट से बढ़ते हुए हमें दिखते हैं, डेट इज मोर देन 50% एवरी मंथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम किताबें आपको ये वाली लाइन बताएंगी। अलार्मिंगली हाई रेट तो हर कोई बता देगा, 50% हर एक महीना, ये इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के लिए। कितनी से भी कितनी अच्छी डेफिनेशन लिख लेना, एमएससी कह रहा हूं सॉरी, एमफिल, पीएचडी के सोर्सेज से लिख लेना, ये लाइन लिखने की वजह से आधे नंबर डेफिनेशन में पक्का, या किसी कंसेप्ट को समझाना हो तो ज्यादा ही मिलेंगे आपको। हाइपर इन्फ्लेशन अकर्स जब देयर इज लार्ज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर चला गया है, यानी मतलब पहुंच गया है, ठीक है? पैसा बहुत अवेलेबल है। अब पैसा अवेलेबल कैसे हो सकता है? नेशनल इनकम के अंदर मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, इंजेक्शन। दूसरा, पैसा कैसे पहुंच सकता है इकोनॉमी के अंदर, ये चीज हम पढ़ेंगे कि पैसा, मनी सप्लाई कैसे इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है, मनी इन बैंकिंग के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूं, सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। कैसे और पैसा पहुंच सकता है? इंजेक्शन तो एक चीज होती है, वो तो चलो ठीक है, वो तो अभी कोई नहीं समझ पाएगा शायद, इसलिए मैं टर्म यूज नहीं करना चाह रहा अभी ये सब, ठीक है? फिर ये पूछेंगे कि रेपो क्या होता है, फिर कहेंगे, एक पीछे से आवाज आएगी, सर रिवर्स रेपो भी सुना है, ठीक है? फिर कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी भी सुना है, तो इसलिए मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाह रहा अभी। हाइपर इन्फ्लेशन जो है, ये जो बात कर रहा है कि लार्ज इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाता है, इस वजह से होती है। देयर इज लीकेज, सॉरी, देयर इज इंजेक्शन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, यहां पर सरकार प्लस सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की हो, सर आई रिपीट, सरकार और सेंट्रल बैंक, सरकार प्लस सेंट्रल बैंक, दे रिजॉर्ट टू, यानी कि दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या, अभी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब आप लोगों को दोस्तों पता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट। ये लॉजिक इसके पीछे क्या है, इसको जानते हैं, ठीक है? रिलैक्स माइंड से एक बार सोच के देखो, हम लोग सारे जो हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग हैं हम सारे, ठीक है? हमारी सरकार है, अर्पित जितने भी लोग अभी हमने स्क्रीन के सामने अभी हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है? देश में महंगाई की दर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन, महीने पे महीने 50-50%, 10-10% बढ़ते ही चला जा रहा है हर एक हफ्ते महंगाई, ठीक है? अब सौगंधा, मीटिंग हुई हम लोगों की बंद कमरे के अंदर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी इनिशिएटिव हम लोगों को लेने चाहिए देश में इस चीज से लोगों को बचाने के लिए।
और खुद को भी बचाने के लिए, वरना हाथ से क्या चली जाएगी अर्पित? सरकार। राइट? ये एक पॉलिटिकल एंगल भी तो ना, हाइपर इन्फ्लेशन। आशमा बताना जरा, कभी भी वो सरकार के वापस आने के चांसेस होंगे क्या हाइपर इन्फ्लेशन में? हमें हमेशा टाइटल क्या एसोसिएट होगा शाइनी उसके साथ, उस सरकार के साथ, कि ये जब सरकार थी, जो पार्टी थी, इतनी मनहूस और इतनी इनकेपेबल थी कि इसने तो बैंड बजा दी थी, लंका लगा दी थी देश की। राइट? कभी कोई नहीं चुनेगा। तो हम लोगों में से बैठा कोई जो व्यक्ति होगा ना, हम लोग फिर मीटिंग में आरबीआई वगैरह के गवर्नर को भी बुलाएंगे अर्पित, बिज में, बताओ। बट ऑब्वियसली बात है कि नहीं है? क्योंकि हम सब तो सरकारी आदमी हैं और पॉलिटिशियन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग बुलाएंगे आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को, उसके गवर्नर को, उनकी टीम को। और यहां पर यह सोचा जाता है, एक चीज सोच ली जाती है मिसबा, कि जितने ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट हो जाए ना, नोट प्रिंट करते जाओ, देश में सर्कुलेट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, सर्कुलेट करते जाओ। ये सोचकर कि जब ये पैसा इकोनॉमी के अंदर घूमेगा ना, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, तो जो सामान है ना, वो लोगों के लिए अफोर्डेबल बन जाएगा। कुछ टाइम के लिए अर्पित ये चीज राहत देती है। ईशा ध्यान से सुनना, कुछ टाइम के लिए ये चीज लोगों को राहत देती है। लेकिन मुझे एक बात बताना जरा, ये वाली बात मैं यहां क्लियर करता हूं। अब इसकी धज्जियां उड़ाने का टाइम आ गया है कि वाई दिस इज नॉट अ गुड मेजर। जैसा कि मैंने बोला था इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर, शाइनी बेस्ट ऑप्शन तो यही लगता है ना हम सबको, कि 1-1 करोड़ रुपए इस देश के सारी जनता को बांट दो, समस्या खत्म हमेशा के लिए पैसों की सबकी, है ना? लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। अर्पित मानते हो इस चीज को? और जब सबके पास परचेजिंग पावर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उन रिसोर्सेज की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो वो और लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर सबको 1-1 करोड़ रुपए दे भी दिया गया ना, तो हो सकता है कि कल को सेब, अमरूद, केले, राशन का सामान ये 5-5 करोड़ में मिलने लगे। फिर उसके पीछे कॉमन रीजन क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। क्या मैं ये जो समझा रहा हूं आप लोगों के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? लॉजिकल बात समझ में आ रही है ये वाली? बताओ, किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो मैं फिर से समझाने को तैयार हूं, घबराओ मत। सुगंधा समझ में आ रहा है? ठीक है। रिसोर्सेज जो है आशमा, वो लिमिटेड है इकोनॉमी के अंदर। बताओ ईशा, है कि नहीं है ऐसा? सबको अगर पैसे बराबरी से मिल गए, सबको पैसे बराबरी से अगर मिल गए इकोनॉमी के अंदर 200 करोड़ की आबादी को, तो रिसोर्सेज उसी रेट पे थोड़ी ना रहेंगे ईशा, बताओ। ऐसा होगा क्या? बेस में होगा क्या ऐसा? तो दिस इज नॉट अ गुड मेजर। क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो बढ़ाने का सरकार सोच रही है ना, टेम्पररी तो ये चीज ठीक रहेगी, लेकिन होगा क्या? फिर से लोग भीख मांगे हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में किस चीज की रेट बढ़ जाएंगे? परचेजिंग पावर तो बढ़ गई है, लेकिन अगेन परचेजिंग पावर से भी ज्यादा क्या चीज बढ़ जाएगी? प्राइजेस। प्राइजेस किस चीज के? कमोडिटीज और सर्विसेज के। और कौन सी कमोडिटीज एंड सर्विसेज? बेसिक जनरल वाले। और क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सबके पास परचेसिंग पावर आ गई, सबके पास पैसा आ गया, लेकिन रिसोर्सेज इन नेचर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर दे आर डैश इन नेचर। कैसे? लिमिटेड इन नेचर, स्कार्स इन नेचर। एंड दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अगेन शाइनी क्या? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी स्केर्सिटी ऑफ गुड्स और इन्फ्लेशन अगेन। अब देखते हैं इसको। हाइपर इन्फ्लेशन, इट अकर्स व्हेन देयर इज लार्ज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। क्या ये वाली लाइन आप सबको क्लियर हो गई हमेशा के लिए? जल्दी बताओ, है ना? एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू होती है ना नेशनल करेंसी की, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इस तरह के डेफिसिट फाइनेंसिंग के मेजर्स, आपको रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर देखने को मिलेंगे एक बारी। उससे पहले मतलब उस टाइम की जो बात है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जब लोग एक ब्रेड का
बर्न लेने जा रहे हैं, लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं जिसको, मतलब काइंड ऑफ वो लेने जा रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, कभी पढ़ के देखना 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। वो आशिमा जो वो नहीं होती, एक कार्ट टाइप नहीं होती, कार्ट टाइप जिसमें कूड़े वाला सारा जो सड़क का कूड़ा बीनता है, वो 4 पहिए लगे होते हैं, उसके हाथों से धकेलते हैं जिसको हम, है ना, उसके अंदर भर भर के आशिमा लोग नोट लेकर आते थे, पूरा भरा होता था वो ऊपर तक, और उतने में एक लोफ ऑफ ब्रेड आती थी। ये चीज क्या दिखा रहा है हमें, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं ये चीज सच में हुई है, ये चीज सच में हुई है, ये चीज आपको क्या दिखा रहा है कि उस देश की करेंसी जो है वो स्ट्रांग है या उसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है, कौड़ियों के दाम है, बताओ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुकना जरा, इसको देखो दोस्तों, इतना इतना पैसा पर्सन लेकर जा रहे हैं एक लोफ ऑफ ब्रेड को खरीदने के लिए। क्या लिखा हुआ है नीचे? वेन इवन $1 trillion कैनॉट बाई यू अ लोफ ऑफ ब्रेड, दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। उस केस में जो पेपर मनी है वो वर्थलेस हो जाता है। क्यों जाता है ये पेपर मनी वर्थलेस? क्यों हो गया? सरकार या फिर उस देश के सेंट्रल बैंक ने क्या कर लिया यहां पर? कौन सा मेजर अडॉप्ट कर लेते हैं? मतलब देखो, एक बात मैं बताता हूं, हाइपर इन्फ्लेशन ऐसे ही नहीं आ जाती है। ये जो उससे पीछे वाली इन्फ्लेशन होती है ना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये कंट्रोल हो नहीं रही होती है। तो इसके बाद सरकार और उस देश का सेंट्रल बैंक कौन से मेजर को अपनाते हैं? एक ही रास्ता बचता है, किसको? हाँ, और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। तो जितना ज्यादा प्रिंट करोगे, जैसे सरकार को लगता है कि इन्फ्यूज कर रहे हैं हम लोग, इंजेक्ट कर रहे हैं मनी को, पेपर मनी को, या कोई भी फॉर्म ऑफ मनी हो, जितनी ज्यादा चीजें अवेलेबल रहेंगी उतनी ज्यादा उसकी कीमत गिर जाएगी ना। अब एक बात बताओ, जैसे सोना इतना महंगा क्यों होता है, बताओ जरा? गोल्ड, सोना चांदी इतना महंगा क्यों है? सिर्फ एक चीज की वजह से, डिमांड सप्लाई की थ्योरी क्या कहती है? जिस चीज की डिमांड अगर बहुत ज्यादा है और सप्लाई अगर उसकी कम है तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, और सप्लाई अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा और डिमांड है ही नहीं तो उस चीज की कीमतें घटेंगी। तो यहां पर क्या चीज इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गई? मनी, और पेपर मनी वर्थलेस हो जाता है। इन सच अ केस, इवन टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड सम वेजिटेबल्स, वन नीड्स टू कैरी मनी इन बिग गनी बैग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड दिस इज अ कहानी ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। मनी स्टॉप्स टू फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डोंट वरी, चैप्टर 8 इज विल बी कमिंग सून, मनी एंड बैंकिंग। ये मनी के फंक्शंस इतनी डिटेल में कराऊंगा कि मनी भी परेशान हो जाएगा। मनी जो है वो ऐसा माना जाता है कि मनी ना एक ऐसा वैल्यू है जिसको आप स्टोर कर सकते हो। पैसों को बैंक में रख सकते हैं, फोन पे रख सकते हैं, पेटीएम पे रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, अलमारियों में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। बताओ बताओ, इस फंक्शन ऑफ मनी को बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। 1 रुपए से लेकर शाइनी अनगिनत रुपए तक क्या वो चीजें रखी जा सकती हैं घर पे या कहीं पर भी स्टोर करी जा सकती है, बैंक में या कहीं पर भी? अगर वो पैसा है, मैं पैसों की बात कर रहा हूं, मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 रुपए से लेकर अनगिनत है, ठीक है? रेड मूवी देखी ना, दीवारों से गिर रहा है, पिलर से गिर रहा है, अंडरग्राउंड से गिर रहा है, बाथरूमों से गिर रहा है पैसा। उसके बाद मनी फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज अगर खरीदनी हो तो अब बाटर इकोनॉमी की तरह, अब बाटर इकोनॉमी की तरह आपको गुड्स के बदले गुड्स देने की जरूरत नहीं है। पैसे में अपने आप एक वैल्यू है, पैसे में अपने आप एक वैल्यू है, आप इस वैल्यू को यूज करो और जो भी चीज आपको चाहिए है वो जाकर आप गुड या सर्विस प्राप्त कर लो। लेकिन यहां पर मनी ये वाले काम करना बंद कर देता है। क्यों? मनी यहां पर क्या हो गया, ऊपर देखो क्या हो गया, वर्थलेस। शाइनी कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं, प्लीज कीप योर एमए इकोनॉमिक्स साइड, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं भी इसलिए कुछ, मैं उसी लेवल पे बात कर रहा हूँ जिस लेवल पे अभी चैप्टर है।
फिर वो पूछने लगेंगे, मैं कहां से बताऊंगा। हाइपर इन्फ्लेशन वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय हंगरी इन 1946 एंड जिम्बाब्वे ड्यूरिंग 2004 to 2009। जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे ने इस कदर का हाइपर इन्फ्लेशन सहन कर रखा है दोस्तों कि इन्होंने, जिम्बाब्वियन डॉलर यहां पर यूज होता है, ठीक है। आप ऐसा मान लो, आशमा, इतने जिम्बाब्वे डॉलर में यूएसए का $1 बनता था। इतने जिम्बाब्वे की सरकार और सेंट्रल बैंक जब नोट्स प्रिंट करती थी इतनी वर्थ के, तो $1 आता था उससे, यूएसए का $1। क्या ये हाइपर इन्फ्लेशन है कि नहीं है? यानी कि आशमा ये चीज क्या शो कर रहा है कि जिम्बाब्वियन डॉलर क्या हो गया यूएसए के डॉलर के सामने? वर्थलेस। अब तू अगर पापा से बोले, जैसे आशिमा अगर आप बोलो कि पापा सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और अमेरिका का $1 चाहिए मुझे, तो पता है ना कहां कहां से बचोगे और कैसे कैसे बचोगे। जो इकोनॉमी है वेनेजुएला की, वो अलार्मिंग रेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन से गुजर रही थी, अभी रही क्योंकि ये बुक तो अब पुरानी बात कर रही है। और वो कितनी हो गई थी? 2,82,972.80%। दोस्तों परसेंट, लगभग 3 लाख%। सोचो जरा, इन अप्रैल 2019। एक संस्था है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, उसका डेटा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये चीज़ है। लेकिन मतलब ये वाली चीज़ मत लिखना, लेकिन ऊपर जो हो चुका है जिनके साथ ठोस एग्जांपल है हंगरी एंड जिम्बाब्वे, आप उनका लिखो, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए अलग अलग कंट्री अलग अलग मेजर्स रिजॉर्ट करती हैं। मई 2020 में कोरोना काल में ईरान ने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। ईरानियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली बट तो होगा नहीं, 2 साल हो चुके इस बात को, इट चेंज द नेशनल करेंसी फ्रॉम रियाल टू टोमन। अब आप कहोगे नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा, नया रूप देने से क्या हो जाएगा? 1 टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। और उसके बाद उन्होंने एक और करेंसी इंट्रोड्यूस करी, घेरान। एक नया डिनोमिनेशन है। नया डिनोमिनेशन का मतलब होता है नई वैल्यू। ये डिनोमिनेशन का मतलब दोस्तों ये होता है, नोट पे जैसे प्रिंट हो 100 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, ये सारी डिनोमिनेशंस होती हैं, ठीक है, नंबर्स। एक नोट कितनी वो उसका वर्थ का है। इसको इंट्रोड्यूस करा था ईरानियन गवर्नमेंट ने। 100 घेरान, 0.01 जीरो पॉइंट या पता नहीं क्या है ये, एक तोमन बनाते थे। डोंट वरी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप इस लाइन को बस यूज कर सकते हो, ये वाली लाइन। हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नई करेंसी यूज करी। और आप करेंसी का बस नाम याद कर सकते हो कि रियाल, टोमन, ऐसा कौन सी कंट्री ने ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अगर बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लूज करने को, फिर बच्चे पता है क्या करते हैं? जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है आज में, फिर बच्चे पता है क्या करते हैं? यार यूपीएससी ना करेंसीज के नाम पूछ रहा है, इस बार हम ना मतलब प्रतियोगिता दर्पण खरीद के ले आते हैं और जिस 206 कंट्रीज की जितनी की भी करेंसीज होती हैं उन सबको बैठ के याद कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स वगैरह किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक मेजर है, डोंट वरी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफोसाइज कर रहा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो रेट वाइज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि माइंड यू वी आर रीडिंग रेट वाइज। और भी प्रकार की इन्फ्लेशन होती हैं। और रेट वाइज क्या था? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस कितने बढ़े, और हमने यहाँ पर छोले भटूरे का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अगली कैटेगरी जो होगी ना हमारी, वो होगी कॉज वाइज इन्फ्लेशन, यानी कि कारण क्या है, अलग अलग कारण होते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के आने की। रेट तो है कि रेट तो वो बढ़ रहा है,
लेकिन ये इन्फ्लेशन ये बताती है कि वो रेट क्यों बढ़ता चला गया। क्यों आशिमा की मम्मी जिस टाइम पर 5 रुपए के छोले भटूरे खाती थी अब बेटी को 40 रुपए या 30 रुपए के खाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया। इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बता दो कि क्या कुछ दिक्कत लगी किसी को भी यहाँ तक, बताओ कि सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आराम से। टेल मी। क्लियर है ना। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।